सखी सहेली सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सभी सखियों को, सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार और स्वप्निल आपको भी नमस्कार। नमस्कार। और आज आप बड़ी चहक रही हैं, खुश लग रही हैं। आज मेरा बहुत ही मन खुश है, बहुत प्रसन्न है मन, क्योंकि आज हम हमें भी तो बताइए। कुछ ऐसी बात करने जा रहे हैं जिसको सुन के, जिसके नाम से ही मतलब चेहरे पे खुशी आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है। ऐसा क्या खास हो गया, मतलब आज ऐसा क्या विषय ऐसा है। अच्छा, आज हम बात करने जा रहे हैं ना अंतर्राष्ट्रीय वेतन दिवस पर। ओहो, वेतन, वही ना जिसके संदेश अगर आ जाते हैं फोन पर तो मतलब उससे अच्छा कोई संदेश माना नहीं जाता है। बिल्कुल, रात सपनों में बस उसी ख्वाबों में, ख्यालों में, बस वही। सही बात है, बिल्कुल। और वेतन दिवस की बात तो करेंगे साथ में हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी साझा करेंगे। हाँ, और साथ ही बच्चों में स्वच्छता के संस्कार, इस विषय पर भी हम बात करने वाले हैं। ये बहुत जरूरी बात है। हालांकि स्वच्छता तो सभी के लिए जरूरी होती है, पर उसकी नींव कहते हैं ना बचपन से डाली जाती है हर काम की। तो बच्चों में इस चीज की शुरुआत कैसे करें, इस सब के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत होगी। पर कोई एक चीज है जो जैसे सफाई है, बहुत ज्यादा करनी चाहिए, सबको अच्छे से आनी चाहिए, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ज्यादा अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल, उनको जरा संभल के करना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। हाँ, वैसे कहते हैं पुरानी कहावतों की सुने और माने, तो अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। तो उस हिसाब से फिर हम लोग इसकी बात भी करेंगे अति सर्वत्र वर्जयेत के अंतर्गत। और इसकी बात करेंगे साथ में हम बात करेंगे आपको जानकारियों की, मतलब आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। आधी अधूरी जानकारी के ऊपर आप बिल्कुल भी रिएक्ट मत करें, क्योंकि अगर आपने आधी अधूरी जानकारी के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे दी तो फिर आप नुकसान में रह सकते हैं। आपका कहने का मतलब है बात पूरी सुने। और क्योंकि आपने सुनी सुनाई बात पे विश्वास कर लिया और उसके बारे में आपने कंफर्म नहीं किया तो हो सकता है आपको लेने की देने पड़ जाए। जैसे अभी दोपहर में हम लोग बात कर रहे थे, बात का बतंगड़ बन जाना, वही होता है। हो जाता है भाई कि दाल हमने चावल हमने दे दिया और लोगों ने दालें मिलाई और खिचड़ी बनाकर हमें बिल्कुल उसमें और भी तरह तरह की चीजें मिला ली। तो सही है, बिल्कुल जानकारी अधूरी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा हम नुकसान उठा सकते हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही साथ समय यदि रहता है तो व्यंजन भी बताएंगे। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले क्या करें? इससे पहले मैं गीत सुनते हैं। बिल्कुल। जानू क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया, बोलो 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 ऐ गुलनार ऐ गुलनार। जानू क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया, बोलो 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 ऐ गुलनार ऐ गुलनार। बोलो कुछ तो बोलो 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 ऐ गोरी हसीना, अरे मुश्किल हुआ जीना बहारों के शहर में, ओ मेरी रानी हाय 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 हाय। तुम ही कुछ बताओ ना इतना सताओ, पाँव तले देखो हमारा दिल ना हो। जानू क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया, बोलो 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 ऐ गुलनार ऐ गुलनार। जानू क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया, बोलो 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 ऐ गुलनार ऐ गुलनार। और किरणों से भी पूछा, सुनता नहीं कोई हमारी बातें हाय 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 हाय। फूलों से भी पूछा और कलियों से भी पूछा, कोई कुछ न
ना बोला और मैं तो लुट गया, जानू क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया। बोलो 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 ऐ गुलनार जानू क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया। बोलो 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 ऐ गुलनार ऐ गुलनार। और लहरें भी मस्तानी घेरे मुझे देखो इशारा करके, हाय गालों के उजाले अरे जल गए जलने वाले, परियों के नगर में लो मैं तो आपसा, जानू क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया। बोलो 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 ऐ गुलनार जानू क्या मेरा दिल अब कहाँ खो गया। बोलो 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 ऐ गुलनार बोलो कुछ तो बोलो बोलो बोलो। स्वप्निल, वेतन की हमने जब बात कही तो दिल गुलनार तो हो जाता है। और हम एक कमेंट ले लेते हैं साथ में। ये है, लिखते हैं श्रोता कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है, लेकिन इसका भी कोई दिवस है, ये तो एक नई बात है। जिस जगह समान वेतन समान कार्य के लिए नहीं दिया जाता है वहां कार्मिकों में असंतोष फैलता है। संभवतः ऐसे ही असंतोष को दूर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता होगा। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है। और वास्तविक रूप में हर बात का, हर मुद्दा जो हम लोग लेते हैं, कोई ना कोई दिवस विशेष जो हम लोग मनाते हैं, हाँ। उसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि लोगों को जागरूक करना होता है और लोगों को इसके बारे में अधिक जानकारी के साथ साथ उनको उस बारे में मानने और अपनाए जाने की अपील हमारी तरफ से एक होती है। बिल्कुल। तो और अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस की शुरुआत 1996 में हुई थी, जब इसे पहली बार वेतन इक्विटी पर राष्ट्रीय समिति ने बनाया था। बिल्कुल। और साथ ही इसके अंदर इस दिन संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आने वाली ITUC जो है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन परिसंघ, उन ट्रेड यूनियनों की सफलता की बात कहती है जिन्होंने लैंगिक वेतन अंतर को कम करने के लिए एक अभियान चलाया। बिल्कुल, ये जरूरी भी बहुत है, क्योंकि लिंग वेतन अंतर को खत्म करना सिर्फ एक नैतिक जरूरत ही नहीं बल्कि एक तरह से कि ये निष्पक्ष समाज के निर्माण के लिए भी बहुत जरूरी है, जहां सभी को एक तरीके का अवसर मिल सके। एक ही काम के लिए पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम भुगतान करना तो सरासर एक तरीके से गलत भी है और ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। बिल्कुल, दोनों को ही एक समान होना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। और इसके अलावा एक समान वेतन प्रणाली को लागू करना न केवल नैतिक रूप से अच्छा है बल्कि व्यवसायों के लिए भी फायदेमंद है। ये एक संगठन के मूल्यों और समानता के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में भी एक सकारात्मक विचार भेजता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये इसकी प्रतिष्ठा और ब्रांड को बढ़ा भी सकता है। और समान कार्य के लिए समान वेतन इसलिए भी आरती जरूरी है क्योंकि जितनी मेहनत एक स्त्री को लग रही है उतनी ही मेहनत एक पुरुष को लग रही है, चाहे वो मानसिक कार्य हो चाहे आप शारीरिक श्रम की बात कर ले। तो वेतन में यह असमानता एक तरीके से असामाजिक भी है और अमानवीय भी है। बिल्कुल। साथ ही साथ समान वेतन सर्वश्रेष्ठ नागरिकों को अपनी तरफ आकर्षित करने और बनाए रखने से उत्पादकता और दक्षता में भी बढ़ावा दे सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। ये कर्मचारियों के कारोबार के जोखिम को भी कम करता है, जो व्यवसायियों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और भारत सरकार ने इसके बारे में कदम उठाया और 1976 में पहला कानून जो है समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया। ये एक पूर्ण कानून है जो महिलाओं के अधिकारों से संबंधित है और समान कार्य के लिए समान वेतन भी प्रदान करता है। हाँ, इस कानून में ये कहा गया है कि पुरुषों और महिलाओं को उनके काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ये पुरुषों और महिलाओं के बीच के भेदभाव को रोकने की एक तरीके से कानूनन रूप से व्यवस्था की गई है। मतलब 1976 में ही भारत सरकार ने इसके लिए कदम उठा लिए थे। और अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस जब पहली बार राष्ट्रीय समिति ने मनाया था तो इस समिति में लिंग और जाति के आधार पर मजदूरी के जो भेदभाव है उसको खत्म करने के लिए समर्पित महिलाओं और
नागरिक संगठनों को शामिल किया गया था, वो शामिल थे इसमें। हाँ, और उनका ये जितने भी संगठन और नागरिक अधिकारों के लिए लोगों को शामिल किया गया था, उनका अंतिम लक्ष्य सभी के लिए वेतन की समानता को हासिल करना था। ये जो चल रहा था कि समान काम के लिए लोगों को असमान रूप से वेतन दिया जाता था, इसके वजह से जो लोगों में भावनाएं उत्पन्न हो रही थी, एक तरीके से भेदभाव जो दिख रहा था, उसको समान रूप से समाप्त करने के लिए इस नियम को लगाया गया था। बिल्कुल। और समान वेतन अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन ने आधिकारिक तौर पर जागरूकता बढ़ाने और कार्यवाही करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस को मान्यता भी दी थी। इसीलिए इसको संयुक्त राष्ट्र 2020 में इस प्रयास में शामिल हुआ, जब उन्होंने 18 सितंबर को पहला अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया, जो वेतन समानता के लिए वैश्विक लड़ाई की जरूरत को बताता है। यानी कि यहाँ से शुरुआत हुई। हाँ, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन था वो शामिल हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस वेतन समानता और लैंगिक समानता के लिए चल रहे संघर्ष के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है। ये उस काम की याद दिलाता है जिसे अभी भी ये बात समझाने के लिए किया जाना है कि सभी व्यक्तियों को उनके श्रम के लिए उचित मुआवजा दिया जाता है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष। बिल्कुल आरती, ये बात तो आपकी सही है, क्योंकि अभी भी ऐसा देखा जाता है, ये दिन अभी भी मनाए जाते रहने की जरूरत इसीलिए है। कहीं ना कहीं हमारे समाज में भेदभाव ये अभी भी चल रहा है, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तभी इस दिन को हम लोग अभी भी मना ही रहे हैं। हाँ, ताकि जागरूकता फैलती रहे और लोगों तक ये बात पहुंचे, ताकि इस चीज को दूर किया जा सके। बिल्कुल, किसी भी दिवस विशेष को जरूरी इसीलिए मनाना है ताकि वो हर तबके तक और निचले वर्ग तक, हर एक एक व्यक्ति तक पहुंचे और वो समझ सकें कि उनका जो जरूरत है उसके साथ साथ उनके जो अधिकार हैं और उन अधिकारों को वो अपने हासिल कर सकें। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। आपका मुस्कुराना मुझे देख कर, आपका मुस्कुराना मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। हो मुझे देख कर आपका मुस्कुराना। मुझे तुम बेगाना कह लो या के दीवाना, मगर ये दीवाना जाने दिल का फसाना, बनावट में दिल की हकीकत छुपाना, मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। हो मुझे देख कर आपका मुस्कुराना। रहती हो ऐसे मुसाफिर की चलती फिरती तस्वीर जैसे अदाशिकी की नजर शायराना, मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। हो मुझे देख
कर आपका। वैसे मुस्कुराहट तो वेतन के नाम पर अपने आप ही आ जाती है। और हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस की। हमारे एक साथी ने आती लिखा है कि विश्व समान वेतन दिवस, इस दिवस का उद्देश्य ये है कि आप चाहे किसी भी जॉब में हो, आपको समान वेतन लेने का अधिकार है। आपको वेतन देने में ना तो कोई गलती होनी चाहिए और ना कोई देरी होनी चाहिए और ना ही कोई भेदभाव होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखा यानी कि पहुंच गई बात हमारी उन लोगों आप लोगों तक। हाँ। और यही इस दिवस का उद्देश्य भी था। हाँ। वैसे बात कुछ खास इसलिए भी है कि आज ज्यादातर बात मतलब इधर पैसों की हो रही है, मुद्रा की हो रही है। क्योंकि अब हमारा अगला जो विषय है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना, बहुत जरूरी योजना है, जिसके तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को ऋण दिया जाता है। इस योजना के तहत गैर सरकारी क्षेत्रों में विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं से आय कमाने वाले उद्योगों को ऋण दिया जाता है और कृषि से जुड़े उद्यम भी इस योजना के तहत ऋण ले सकते हैं। इस योजना के तहत अगर ऋण लेने के लिए आपको बैंक है, NBFC है और MFI की ब्रांच में आप जा सकते हैं और इसके अलावा ऑनलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल आरती, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड फाइनेंसेस एजेंसी लोन स्कीम भारत सरकार की पहल है, जो व्यक्तियों को लघु और मध्यम उद्यम और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को लोन प्रदान करती है। मुद्रा योजना के तहत 3 लोन योजनाएं भी प्रदान की जाती हैं, जिनका नाम शिशु, किशोर और तरुण है। और मुद्रा योजना के तहत अधिकतम 10 लाख तक का लोन लिया जा सकता है। बिल्कुल, और स्वप्निल, ये लोन वाणिज्यिक बैंकों, RRB, लघु जो वित्त बैंक है उनसे, MFI और NBFC ये लोन देते हैं ये लोग। और जिनको भी लोन लेना हो वो इन संस्थाओं से संपर्क कर सकते हैं या फिर इस पोर्टल पे यानी कि www.udymitra.in पे इसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और मुद्रा लोन लेने की जो प्रक्रिया है वो 1 से 2 सप्ताह में पूरी हो जाती है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। हाँ, समय नहीं लगता है। और ऑनलाइन आप तो सभी जगह सुविधा भी उपलब्ध है। आप किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर इस योजना के बारे में पूरी जानकारी लेते हुए और साथ में उस फॉर्म को भर सकते हैं। हम एक बार आरती इस पोर्टल को और बता देते हैं, www.udymitra.in। तो इसके लिए यानी मुद्रा लोन के लिए हमें कुछ जरूरी कागजात चाहिए होते हैं, जो कि जैसे 2 नई पासपोर्ट साइज की आपकी फोटो होनी चाहिए, आवेदक का पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवेदक का निवास प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है, और एक विशेष श्रेणी जैसे कि SC, ST, OBC या अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र भी होता है, वो भी आपको ले जाना आवश्यक है। पता, पहचान पत्र, इसके अलावा उद्यमी का लाइसेंस, यानी कि अगर आप जिस उद्यम के लिए वो लोन आवेदन कर रहे हैं, अगर वो है आपके पास उसका अगर आपने उसकी शुरुआत कर ली है और उसका लाइसेंस आपके पास है, तो उस लाइसेंस की छाया प्रति भी आपको ले जाना आवश्यक है। ये कुछ जरूरी मूलभूत जानकारियां हैं जो हमने आज देने का प्रयास किया है। बिल्कुल, और एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत गैर कॉर्पोरेट और गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपए तक की लोन सुविधा प्रदान की जाती है। आंकड़े की माने तो अब तक अनुमान है कि देश में 18.60 लाख करोड़ रुपए का लोन लघु और सूक्ष्म उद्यमों को दिया जा चुका है। बिल्कुल, और हमारे एक साथी और हैं जो लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये जो योजना की शुरुआत जो थी, असहाय को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरुआत इसकी की गई थी। सुपात्र को बैंक द्वारा धन मुहैया कराया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप वो अपने स्टार्टअप को शुरू करके उसके लाभ ले सकता है। इस प्रकार असहाय भी अन्यों का भी सहायक बन जाता है और इस योजना का यही उद्देश्य भी है। बिल्कुल, उन्होंने सही बात लिखी है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर काबिलियत भी है, हमारे अंदर विचार भी हैं, हम कुछ कर भी सकते हैं, पर परेशानी आती है वित्तीय रूप से किसी सहयोग के ना मिलने की। जब हमें एक सहयोग मिल जाता है ना, तो हम उस चीज को, हमें ये भी जाता है कि हम चलो इस चीज को कर सकते हैं, अपना रोजगार कर सकते हैं, खाली नौकरियों की तरफ नहीं भाग के अपना खुद का आप स्वरोजगार आप और इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि हम मतलब हमारी तो आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होती है, सुधरती है,
है हम साथ में अगर उस व्यवसाय से और लोगों को जोड़ते हैं, अपने यहाँ काम पर लोगों को रखते हैं, तो कुछ और लोगों के साथ भी हम सहायक के रूप में उभर कर आते हैं। बिल्कुल। और वैसे भी आजकल नौकरी के पीछे भागने से बेहतर है एक अपना खुद का रोजगार स्टार्ट किया जाए, जिससे कि आपको ज्यादा लाभ होता है उससे, और हम कई लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं तो अपने साथ साथ हम दूसरों का भला भी करते हैं। वैसे दूसरों का एक भला और हो जाए गीत सुन के। हाँ, एक भला और करते हैं, गीत सुन लेते हैं। एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, और मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा, अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा। चांदी प्यार का सोना प्रेम नगर से लाके, तेरी सुंदर छवि बनेगी दोनों चीज मिला के, रूप की चांदी प्यार का सोना प्रेम नगर से लाके, तेरी सुंदर छवि बनेगी दोनों चीज मिला के, रंग वफा का मैं तेरी मूरत में भरूंगा, अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा, अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा। मन मंदिर में तुझको बिठा के रोज करूंगा बातें, शाम सवेरे हर मौसम में होंगी मुलाकातें, मन मंदिर में तुझको बिठा के रोज करूंगा बातें, शाम सवेरे हर मौसम में होंगी मुलाकातें, दिल का हाल कहूंगा तुझसे मैं ना डरूंगा, अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा, अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा, अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं। और स्वप्निल, आप प्यार कितनी बार भी करिए, पहली दूसरी तीसरी बार, लेकिन स्वच्छता को आप कई बार करिए, है ना। और स्वच्छता के बारे में एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि बचपन में डाले गए स्वच्छता की संस्कार व्यक्ति के जीवन व्यवहार में सहज अभ्यास बन जाते हैं। भारतीयों की पहचान है स्वच्छता, प्रतिदिन स्नान, शरीर की सफाई, प्रतिपल अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और संतोष की सोच। आंतरिक स्वच्छता है घर, आंगन, गली मोहल्ले की जो सफाई, वो बाहरी स्वच्छता है। बात तो सही है, पर जब बच्चों की बात हम करते हैं आरती, तब चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारवान बने, बड़ों की इज्जत करें, छोटों का ध्यान रखें और घर परिवार में अच्छे बने, साथ ही साथ समाज और देश के अच्छे नागरिक बने। लेकिन इसके लिए हमें ना शुरू से ही बच्चों को ये दिखाना पड़ेगा कि जैसे हम बाकी चीजें सीखते हैं, अपने बड़ों की सेवा करना जैसी आदतें, अपना खुद का ध्यान रखना, साफ सफाई से रहना भी वैसे ही हमें ये भी सीखना होगा कि अपने शरीर की साफ सफाई के साथ साथ घर की साफ सफाई और साथ में अपने गली मोहल्ले के आसपास की साफ सफाई, जैसे कि हमारे साथी ने लिखा है, उसी तरह ये सब चीजें भी हमारी एक जिम्मेदारी है। तभी जो है कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा,
इस देश का या समाज का एक अच्छा नागरिक बन बिल्कुल, पाता ये भी एक संस्कार है जो बच्चों में डालना चाहिए, बहुत जरूरी है आज के समय में। और बचपन में डाले गए स्वच्छता के ये संस्कार व्यक्ति के जीवन व्यवहार में सहज अभ्यास बन जाते हैं। जब रोज रोज उस चीज को करते हैं ना, तो वो आदत में आ जाते हैं। तो फिर वो बच्चा जो भी बाहर निकलेगा तो ना खुद कूड़ा फेंकेगा, ना अगर किसी दूसरे ने फेंक भी दिया है तो उसको कहेगा, बोलेगा कि आप इसको इसमें डालें। हाँ। तो एक रिपोर्ट की अगर माने तो हमारे देश में 6 करोड़ टन कचरा हर वर्ष पैदा होता है और ये दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि स्वच्छता की कमी से देश जो विकसित देशों की जो दौड़ है उसमें बहुत पीछे छूट गया है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम विकसित बने, हमारा देश भी आगे निकले उनके, क्योंकि देखिए विकसित देशों की पहचान क्या है? वहां की सफाई, वहां की सड़कों को देखिए, वहां पे कितनी साफ सफाई रहती है, एकदम चमकती रहती है सड़कें, है ना? तो अगर आप साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत कई गुना आगे निकल जाएंगे फिर। जी बिल्कुल। और जैसे एक पुरानी कहावत भी कही गई है ना कि बचपन से ही चीजें इसलिए समझानी और संभालनी जरूरी है कि कहते हैं कि जब बड़े हो जाओ तो देर से समझ में आता, कहते हैं ना बूढ़ा तोता राम राम नहीं पड़ता। तो ऐसे बोलते हैं कि बचपन से इसलिए चीजें दिखानी और समझानी जरूरी हैं क्योंकि बचपन में डाले गए स्वच्छता के ये संस्कार जो हैं वो व्यक्ति के जीवन व्यवहार में बहुत आसानी से अभ्यास में आ जाते हैं। एक रिपोर्ट जो आपने जैसे बात बताई रिपोर्ट की, तो वो बात बहुत जरूरी है और इन बातों की गंभीरता के लिए बच्चों से बात करना और घर में भी इन सब बातों के बारे में चर्चा होना जरूरी है ताकि उन बच्चों के मन में ये बातें गहराई से आए और वो समझ सकें। बिल्कुल। और देखिए अगर बच्चे के अंदर एक बार ये संस्कार आ गए साफ सफाई के, है ना, तो फिर वो आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जो संस्कार साफ सफाई का आ जाता है ना, तो बच्चा अपने आप भी संस्कार बाकी चीजें भी वो अच्छे से सीखता है कि नहीं मुझे इस तरह से रहना है, वो चीजें भी आ जाती हैं उसके अंतर्गत। बिल्कुल। हमारे एक साथी भी लिख रहे हैं आरती कि जैसे बच्चों में स्वच्छता के संस्कारों की बात हो रही है तो इसके लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं जबकि वही तो इस विषय के लिए सुपात्र होते हैं क्योंकि सीखने की जो जिज्ञासा है उनमें बहुत ज्यादा प्रखर रहती है। ऐसे में बाह्य स्वच्छता के साथ साथ उन्हें आभ्यंतरिक शुचिता से भी संस्कारित करते रहना चाहिए ताकि वो बड़े होकर अपने जीवन में साथ ही साथ अन्य लोगों के जीवन में भी स्वच्छता के संस्कार भर सकें। और ये तो मतलब सिखाने की बात भी है और आजकल तो हम देख रहे हैं कि स्कूल में कॉलेजेस में हर जगह कहीं एक छोटे छोटे इवेंट के तौर पर छोटे बच्चों के स्कूल्स में शुरुआत की जाती है। ये नहीं होना चाहिए दिमाग में कि नहीं मतलब वो करें हम क्यों करें। बिल्कुल। और स्वप्निल पता है कई देश ऐसे हैं जहाँ पे जो छोटे छोटे नर्सरी तक के बच्चे हैं उनको भी जो वहाँ पे स्कूल में जाते हैं वहाँ पे स्कूल में उनको अपने अपने क्लास की सफाई करनी होती है। जो जापान है देश है वहाँ पे अपने आप वो अपने क्लास की सफाई करते हैं पूरा अच्छे से, पूरा सब करेंगे, साफ सफाई करेंगे वहाँ पे पूरा, उनको ये चीजें सिखाई जाती हैं पहले से। छोटे छोटे बच्चे जो नर्सरी के बच्चे होते हैं, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। वहाँ पे वो संस्कार पहले से ही डाल रहे हैं कि आपको कैसे रखना है ताकि आप अगर अपने घर में सफाई रखते हैं तो आपको अपने क्लास में सफाई रखते हैं ना तो वो कभी भी अपने गली मोहल्ले को या सड़कों को गंदा नहीं करेंगे। बिल्कुल। और 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन देश भर में व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने का लक्ष्य रखा गया था। इसका उद्देश्य केवल आसपास की सफाई करना ही नहीं बल्कि नागरिकों की सहभागिता से अधिक पेड़ लगाना, कचरा मुक्त वातावरण बनाना, शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराकर एवं स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। एक स्वच्छ भारत का निर्माण करने का ये उद्देश्य था। बिल्कुल। आगे की हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक अंतराल ले लेते हैं। हाँ। अंतराल के बाद चलिए बातों को अपनी वापस से उसी विषय पर आगे बढ़ाते हैं। हाँ स्वप्निल, और एक हमारे श्रोता हैं वो लिखते हैं कि बच्चों में स्वच्छता के संस्कार आप सिखाएं और उनको खुद को साफ रखना सिखाएं, अपने आसपास को भी साफ रखना सिखाएं और उन्हें सिखाएं कि जीवन में स्वच्छता कितनी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और ये बात हमारे सभी साथी भी कह रहे हैं और हम भी यही बात पर जोर दे रहे हैं कि बचपन से जैसे बात हो रही है ना कि जड़ें गहरी बैठती हैं। बिल्कुल। शुरुआत से ही जब हम
किसी छोटे पौधे को लगाते हैं, उसके परवाह करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। बिल्कुल उसी तरह से बच्चे भी होते हैं, कहते हैं ना कुम्हार के घड़े की तरह होते हैं, और बिल्कुल उस समय जिस तरह से आकार आप देंगे वो आकार हमेशा के लिए उनका हो जाएगा। बिल्कुल, तो बस ऐसी जरूरी बातें ही हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ एक और श्रोता हमें बताते हैं कि बात कोई भी हो, स्वच्छता से जुड़ी या छोटे या बड़े बुजुर्गों के साथ व्यवहार की, बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार देने से उनका भविष्य उज्जवल बनाने में काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि अगर हम बचपन से उन्हें सिखाएंगे कि कैसे आपको रहना है, किस तरह से स्वच्छता का ध्यान रखना है, तो वो आगे चल के अच्छे नागरिक बनेंगे। अच्छी चीजें वो आगे भी सिखाएंगे, लोगों को सिखाएंगे, समझाएंगे। तो जब सभी इस तरह से अपने बच्चों को संस्कार देने शुरू करेंगे ना, तो देश भी हमारा अच्छे तरीके से विकसित देशों की दौड़ में शामिल हो जाएगा। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि सफाई, बहुत लोग कहते हैं कितना सफाई करोगी, कई बार अक्सर होता है ये सामान कहाँ रख दिया, वो सामान कहाँ रख दिया, बड़ी मुश्किल हो जाती है। पर सफाई तो चाहे आप जितनी करिए उसका कोई नुकसान नहीं है, वो बल्कि साफ सुथरी चीजें, साफ सुथरी जगह, बीमारियों से बचे रहते हैं, कितनी ज्यादा परेशानियों से बच जाते हैं, बीमारियों से बचे रहेंगे। आपका खर्चा जो आप डॉक्टर को देने जा रहे हैं वो बच जाएगा। पर ऐसी चीजें भी कुछ है ना जीवन में जो जिनकी अधिकता थोड़ी सी कम अच्छी लगती है, कह लीजिए कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। बिल्कुल। तो हम अपने विषय पर आते हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। मतलब सफाई की अति तो अच्छी होती है, मैं तो कहूंगी। यही तो अभी हमने कहा था। लेकिन फिर भी इतना भी मत करें कि आप एकदम 10 मतलब आप बैठे 5 मिनट के अंदर आप बार-बार उठ के हाथ धोने जा रहे हैं या कुछ इस तरह से कर रहे हैं, थोड़ा ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। ये हमारे विषय के अनुरूप, या बहुत ज्यादा आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, है ना, तो वो नुकसान करेगा आपके लिए, हाथों के लिए, आपके स्किन की परेशानी खड़ी कर सकता है। तो अति मत करिए, बस सफाई करिए, अति मत करिए। हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी भी चीज की अधिकता बुरी होती है। हम में से कुछ लोग अच्छाई की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन ब्रह्मांड संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है, यानी कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं मानी जाती है। बिल्कुल। और अपनी सभी जिम्मेदारियों को निर्वाह कुशलता के साथ करना सच में बहुत ही अच्छी आदत है कि हम अपनी सारे काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं ना कि जीवन से जुड़ी अपने जो जिंदगी से जुड़ी सभी मामलों में दूसरों से भी यही चाहते हैं कि एकदम परफेक्शन होना चाहिए। मतलब अगर वो कैसे कैसे भी लोग होते हैं कि मतलब उसको डेस्क को छू के देखेंगे उसको कि अरे इसमें धूल है, ये क्यों नहीं साफ हुआ, ये अभी साफ करो इसको। ये जो आपने बात की ना, ये हमने देखा है वास्तविकता में, इतने से धूल के कण को पहचान लेंगे दूर से, तो वो बहुत परेशानी का सबब बन जाता है। बिल्कुल, ऐसा करना दूसरों के साथ साथ उनके खुद के लिए भी बहुत नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ऐसे में ना लोग थोड़ा सा आपसे बचने और कटने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। फिर कहते हैं कि अब आ गए तो अब हट जाओ यहाँ से, वरना अभी सफाइयाँ शुरू हो जाएंगी। हाँ, भले ही ये बात हमें थोड़ी सी अजीब लगे, पर बुराई की तरह अच्छाई की भी एक सीमा होती है। जो लोग उससे आगे बढ़कर कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, वो केवल उनके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी तनाव का कारण बन जाती है। और ऐसी आदतों की वजह से लोग, जैसे हमने कहा ना अभी, कि अपनों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों से लोग दूरी बनाना ज्यादा सही समझते हैं। बार बार की रोक टोक और टोका टाकी, और फिर कभी कभी लोग ताने भी देना शुरू कर देते हैं ना, तो ऐसे में लोग थोड़ा सा कतराने लगते हैं। बिल्कुल। और अब देखिए, आदतें हो या व्यवहार हो, चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जब व्यक्ति अपना सारा ध्यान दूसरों की तारीफ बटोरने में लगा देता है ना, तो उसके काम की गुणवत्ता में भी गिरावट आने लगती है। कि मतलब इसको एकदम चमका दें, ये इस चीज को इतना अच्छा कर दें कि दूसरे तारीफ करें, तो क्या होता है ना, वो उस चीज से हट जाता है। वो फीलिंग के साथ जो काम करना होता है ना, वो चीज हट जाती है। वो चीज उद्देश्य से भटक कर कहीं कुछ और जगह पर चला जाता है, तो उसकी जो क्वालिटी है वो खराब होने लगती है। और लेकिन अति हर चीज की बुरी होती ही है। इंसान के व्यक्तित्व और व्यवहार में संतुलन बहुत जरूरी होता है, और किसी भी समाज में चाहे अच्छे बुरे को जो सीमाओं का जो निर्धारण है वहां की स्थितियों के आधार पे होता है। तो जरूरी है कि हम अपने आप को बैलेंस में रखें, संतुलन में रखें, कि बहुत ज्यादा अति ना करें किसी भी चीज की। हाँ, किसी भी, जैसे आप कहते हैं ना कि अपने हाथ की जगह 5 उंगलियां हैं, वो एक जैसी नहीं है, तो ऐसे ही समझना चाहिए कि सामने वाले का व्यवहार, उसकी आदतें, आप सही दिशा में यदि किसी को प्रेरित कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, पर उसके, जिसको कहते हैं ना, पीछे मत पड़ जाइए। तो पर हम पीछे नहीं पड़ेंगे, लेकिन हमारे पीछे पड़ा है एक गीत।
प्यार का, अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का, अरे हमदम मेरे मान भी जाओ कहना मेरे प्यार का, अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का, अरे हमदम मेरे। मोहब्बत की हवा पहले चलती है, फिर एक लट इनकार की रुख पे ढलती है। प्यार मोहब्बत की हवा पहले चलती है, फिर एक लट इनकार की रुख पे ढलती है। ये सच है कम से कम तो ऐ मेरे सनम, लटे चेहरे से सरकाओ तमन्ना आंखें मलती है। हाय हमदम मेरे मान भी जाओ कहना मेरे प्यार का, अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का, अरे हमदम मेरे। दुनिया महकाए बादल ने जो भी किए आंचल के साए, है तुमसे मिल मिल के सबा दुनिया महकाए बादल ने जो भी किए आंचल के साए। ये सच है कम से कम तो ऐ मेरे सनम, चुरा लो मैं भी दो जलवे मेरा अरमा भी रह जाए। हाय हमदम मेरे मान भी जाओ कहना मेरे प्यार का, अरे हल्का हल्का। एक गायिका जिनकी सूंधी आवाज में है सुकून, जिन्होंने अपनी बेमिसाल गायकी के जरिए हासिल किया सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार। रात भर आपकी याद आती रही। वो विविध भारती परिवार की सदस्य रहीं और उन्होंने संगीत सरिता कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां दी। संगीत सरिता के श्रोताओं को आर.डी. बर्मन साहब, गुलजार साहब और मैं आशा भोसले हम नमस्कार कर रहे हैं। छाया गांगुली, जानी मानी गायिका छाया गांगुली से एक आत्मीय बातचीत, यादों का सिलसिला। 19 सितंबर 2024 शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रात भर आपकी याद आती रही। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति बरसा न अति धूप। यानी कि कुछ भी अति अच्छी नहीं होती है, किसी भी चीज की अधिकता बुरी होती है। ज्यादा और कम नमक दोनों ही खाने को बेस्वाद कर देते हैं। और इन्होंने लिखा है कि महाभारत भी अति के बोलने पर ही उसका बीजारोपण हुआ था। तो बात तो सही है, हमारे एक साथी का ये संदेश था।
मिसाल के तौर पर जैसे कि लोग बहुत ज्यादा अच्छा व्यवहार करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब पोलाइट होते हैं, किसी की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन जब कोई इंसान विनम्रता के नाम पर बिना सोचे समझे दूसरों की हर बात मानने लगता है, तो लोग ना केवल उसकी उस अच्छाई को गलत मतलब एक तरीके से गलत फायदा उसका उठाते हैं, बल्कि उस व्यक्ति को मूर्ख समझकर उसका मजाक भी उड़ाते हैं। और कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि ना मतलब ये तो बस खुशामद में लगे रहते हैं, या क्या इनको कुछ भी कहो या हाँ ही कहेंगे। हाँ, इनको कुछ भी कह लो या हाँ ही कहेंगे, वही चीज है। और एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि अति सर्वत्र वर्जेत, अति की गति नहीं होती, फिर वो अपनी कार हो या विचार, अपनी कार को निर्धारित स्पीड से ज्यादा ना चलाया जाए, उसके लिए रास्ते पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं। ऐसे ही रसोई में ज्यादा नमक से जो भोजन का स्वाद बिगड़ जाता है। अति वर्षा भी नुकसानदेह है, इसका अनुभव हमने हमारे गुजरात के अलावा देश के इलाकों में देखा है। आज सखी सहेली में ये सुनने की बात है, स्वप्निल सुन रही हो? हाँ। आज सखी सहेली में विषयों की संख्या 6 है, ये भी अति सर्वत्र वर्जित है। 60 मिनट में से करीब 5 मिनट तो ब्रेक में चले जाते हैं, बाकी 55 मिनट में सभी विषयों को पूरा न्याय मिलेगा। ये सोचने का विषय है। नहीं पूरा न्याय करेंगे हम, बिल्कुल न्याय करने ही बैठे हैं। देखिए यही बात अभी हम कर रहे थे ना, कि जैसे बहुत सी चीजें हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, हम बोलते जा रहे हैं ये अच्छा है, अरे ये भी कर लो, ये भी खा लो, लेकिन जरूरी नहीं सामने वाले को वो हमारी जो अच्छी लगने वाली चीजें वो अच्छी लगे। बिल्कुल, सामने वाले का ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए जिस तरह हम अपने नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, ठीक उसी तरह हमें अपनी उन आदतों और व्यवहार के प्रति भी थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए जिनकी प्रशंसा तो सब करते हैं, लेकिन उनकी वजह से हमारा काफी नुकसान होता है। इसके अलावा जब बात हो सेहत की, तो सेहत के प्रति सजगता बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग मामूली सी परेशानी में भी बहुत डर जाते हैं और मानसिक तनाव ले बैठते हैं। और सेहत का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन उसकी चिंता में और ज्यादा बीमार पड़ जाना ये परेशानी का सबब है। ये बात आपने जो कही है ना, ये तो मतलब देखने में भी आती है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें ये लगता है कि अरे थोड़ा सा मतलब छींक भी आ रही है तो जरूर कोई बड़ी बात होगी, क्या हो गया अभी तक, तो मतलब अनावश्यक रूप से चिंतित होते हैं। और उनके चिंता होने का तो एक मतलब समझ में आता है कि एक सीमा है। अब चिंतित हो रहे हैं, चलिए उनकी आदत है, लेकिन उनके कारण जो परिवार में या आसपास के लोग होते हैं वो कितना अधिक तनाव में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अरे कुछ नहीं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, आराम हो जाएगा, लेकिन उस छींक की वजह से ना वो इतनी बुरी तरह से बीमार पड़ जाते हैं। और चूंकि हो भी जाता है, क्योंकि मानसिक तनाव आपकी शारीरिक अवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव भी डालता है, बिल्कुल, तो ऐसा होना भी लाजमी है। और कुछ लोग होते हैं जो बच्चों की परवरिश में अनुशासन के नियमों का बहुत ही सख्ती से पालन करते हैं और अपने बच्चों का आत्मविश्वास वो अपनी एक तरह से छीन लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आप सख्ती करते हैं ना, तो बच्चा डर के मारे वो अपनी ना बात कह पाता है ना कुछ कर सकता है। तो वो क्या होता है ना, वो जो उसके अंदर एक आत्मविश्वास होता है वो खत्म होने लगता है। इससे बच्चों के मन में इतना डर बैठ जाता है कि उनमें निर्णय लेने की जो क्षमता है वो विकसित ही नहीं हो पाती। तो कुछ माता पिता अपने बच्चों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं और बड़े होने पर ऐसे बच्चे बहुत ही आत्म केंद्रित और संकोची हो जाते हैं और वो व्यवहारिक नहीं बन पाते कि हर चीज में नहीं अब बेटा ये मत करो, इससे आपको चोट लग जाएगी, ये इधर मत जाओ, ये मत करो। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि उसके वो बच्चे के अंदर जो मैं ये चीज कर सकता हूँ वो आता ही नहीं है कि मैं कर भी सकता हूँ। आत्मविश्वास एक तरीके से कहना चाहिए कि नहीं विकसित हो पाता है। तो विषय कोई भी हो, मुद्दा कोई भी हो, मतलब एक तरीके से कहने का है, चाहे वो बच्चों के पेरेंटिंग का मामला हो या स्वास्थ्य के प्रति सजगता की बात हो, साफ सफाई की बात हो, कुछ भी बोलने या कहने सुनने, आदतों की बात हो, मतलब हर विषय पर, हर चीज पर एक यही नियम लागू होता है कि अति कहीं पर भी अच्छी नहीं होती है। अनुशासन आप रखिए बच्चों में, लेकिन सख्ती इतनी मत करिए कि बच्चा डर, उसके मन में डर बैठ जाए, रूप से उसका विकास जो है वो रुक जाए। बिल्कुल। तो जैसे दाम्पत्य जीवन में भी एक दूसरे के प्रति प्यार और देख रेख की जो भावना होती है स्वाभाविक है, लेकिन जब ये एक हद से ज्यादा बढ़ जाती है, रोका टाकी, पूछताछ, तो इसकी वजह से क्या होता है, रिश्तों में जो है कहीं ना कहीं खटास देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत अधिक चीज की, इन सब बातों की वजह से रिश्ते और दोस्तों के लिए जीवन में जगह नहीं बच पाती है। तो इनसे क्या होता है कि थोड़ा सा मन में कटुता आती है, मन में खटास आती है और रिश्ते में टोका टाकी और संतुलन की भावना का जो एक तरीके से कहना चाहिए व्यवहार होता है वो निकल जाता है। बिल्कुल। और जैसे वो अपने हर रिश्ते को दोस्तों से भी अगर मतलब इतनी तो स्पेस दीजिए, इतना तो समय दीजिए कि जो व्यक्ति है, जो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, वो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से थोड़ी बात कर सके, उनसे मिलजुल सके, इतना तो होना ही चाहिए, व्यवहार अपना व्यवहारिक रह सके। बिल्कुल, मतलब एक तरीके से उस देख रेख को, उस प्रेम को बोझ नहीं बनने दीजिए। बिल्कुल। साथ ही साथ ये भी है कि इतना भी व्यवहार
मतलब वैसे सुलभ मत बन जाइए कि मतलब इतना स्पेस दे रहे हैं, तुम जो भी करो, जहां भी आओ जाओ, कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल वही, दोनों बहुत चीजें बिल्कुल संतुलन में रहना चाहिए, संतुलित व्यवहार होना चाहिए। बनाकर रखिए कि जितना आवश्यक है, मतलब एक इसका कोई पैरामीटर नहीं है। प्यार को आप नाप नहीं सकते, परवाह को आप नाप नहीं सकते, लेकिन इतना अवश्य रखिए कि सामने वाले को उससे कोई असुविधा ना होने पाए, जिससे कि अपने रिश्ते में जो मिठास है ना वो बनी रहे। हाँ बिल्कुल, एक दूसरे की परवाह बनी रहे, और बिना सोचे समझे हर किसी की हाँ में हाँ मिलाना या हद से ज्यादा विनम्र रहना कि लोग मजाक बनाएं और फायदा उठाएं, इतनी अति अच्छी नहीं है। याद रहे कि आपको स्पष्टवादी और संतुलित जो भी लोग होते हैं उनके व्यवहार की सभी सराहना करते हैं, सभी उनकी तारीफ करते हैं कि बिल्कुल सही है, हाँ को हाँ तो हाँ, ना तो ना, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अति से बचकर तनाव मुक्त जीवन को हम जी सकते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो सब कहा ही जाता है ना कि अति सर्वत्र वर्जित। यही हम लोगों का आज का विषय भी था। तो जरूरी यही है, हमारा कहने का इन सब चीजों का लब्बो लबाब यही है कि आप संतुलन बनाने का प्रयास करें। ये कोई गणित का सवाल नहीं है कि आप उसको 2 से 2 को जोड़ेंगे तो 4 निकल कर आ जाएगा, लेकिन फिर भी प्रयास से कहते हैं ना कि कुछ भी हो संभाला और संवारा जा सकता है। तो बातें बिगड़े उससे पहले है कि अपना, सबसे पहले जरूरी है कि अपना ऑब्जर्वेशन किया जाए, अपने बारे में सोचा जाए कि हमारी इस आदत या हमारे इस कार्य या व्यवहार की वजह से सामने वाला असंतुलित तो नहीं हो रहा है, उसे कोई समस्या तो नहीं आ रही है। तो ये बहुत आवश्यक है। वैसे व्यवहार में अपने संतुलन रखें, बहुत ज्यादा ना तो आप एकदम हद से ज्यादा साफ सफाई, हद से ज्यादा किसी चीज के लिए बढ़िए, और बस एक संतुलन में करिए। हर चीज जो भी चीज करेंगे ना तो बिल्कुल आपके लिए सही रहेगा। व्यवहार में, आदतों में संतुलन रहेगा तो आपका मतलब चीजें आसानी से चलती रहेंगी, बिल्कुल, और रिश्ते भी बने रहेंगे, और जो आपका स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और अच्छा ये भी रहेगा कि एक गीत सुन लेते हैं। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। जान पर मेरी बनी, आपकी ठहरी हंसी, हाय मैं जान गई प्यार की कितना गरी। दिल जलाने के लिए ठंडी आहें ना भरो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम ना बोलेंगे कभी। तेरी खुशबू ने मेरे होश भी छीन लिए, है खुशी आज हमें तेरे पहलू में गिरे। दिल की धड़कन पे जरा फूल सा हाथ रखो, हम ना बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। क्या कहेगा ये समा, इन राहों का धुआं। लाज आए मुझे, मुझको लाए हो कहाँ। हम तुम्हें मान गए, तुम बड़े वो हो हटो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम ना बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। स्वप्निल,
अति वाली हम लोग जो बात कर रहे थे ना, और वो अति जो बहुत ज्यादा बोलते हैं या बहुत ज्यादा करते हैं, उनके लिए भी एक चीज है कि वो बहुत ज्यादा बोलने के चक्कर में ना पूरी जानकारी नहीं लेते हैं। बिल्कुल। और जब पूरी जानकारी नहीं लेते हैं और आधी जानकारी लेते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं ना, तो नुकसान में रहते हो ही हैं, जाता परेशानी है। उनके ऊपर आती है फिर। हाँ एकदम। तो जैसे हमारे एक साथी है, उन्होंने लिखा भी है कि नीम हकीम खतरे जान। हाँ। आजकल लोग सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही समय व्यतीत करते हैं और कुछ भी यूट्यूब पर आया तो उसे देखकर उसका अनुसरण करते हैं। वास्तु टिप्स, धन कमाने के टिप्स, यहाँ तक कि बहुत। अपने से रोग बीमारियों को भी ठीक करने का। आज सुबह से कुछ लोग परेशान थे कि आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है। जब उन्हें पूरी जानकारी मिली तो सच्चाई पता चली कि चंद्र ग्रहण कैसे रहेगा। अभी तो सुबह का टाइम हुआ है सूर्य ग्रहण का, और आज अभी कुछ समय तक ही पूर्णिमा है, सूर्य ग्रहण भी नहीं लगेगा। तारीफ की बात है कि शिक्षित लोग भी इस तरह की बातों में आ जाते बिल्कुल हैं। सही कहा। जानकारी हासिल करना कोई बुरी बात नहीं है। आप कहीं से भी जानकारी मिलती है तो उसके अच्छे स्रोत और उसे पुख्ता करके सेटिस्फाई हो जाइए, चाहे वो आपके शरीर रोग निवारण से संबंधित हो या कोई भी अन्य मसला। अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है, और यूट्यूब पर हमारे और आपके ऐसे ही लोग रहते हैं जो सिर्फ अपने फॉलोअर्स और लाइक्स के लिए कुछ भी डाल देते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, और इस चीज का आजकल देखने में आती चलन भी बहुत ज्यादा। है। और वैसे भी आजकल के जो हाईटेक इंटरनेट के दौर में मीडिया पर हर तरह की जानकारियां बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगी, और लोग बिना सोचे समझे, कुछ समझते नहीं और उन आधी अधूरी बातों को सच मानकर उन पर भरोसा कर लेते हैं, और यही भरोसा उनके लिए नुकसानदायक सिद्ध होता है। होता क्या है कि ऐसे में ना आज के समय में सभी के पास तो एक तो समय की सबसे ज्यादा कमी है, और अधिक व्यस्तता की वजह से कोई भी जो इंसान है वो धैर्य के साथ कुछ भी सुनने, समझने को, करने को तैयार नहीं है। और नतीजतन कई बार उसके पास जब गलत तरीके से या अनजाने में ही कोई आधी अधूरी सी जानकारी आ जाती है, तो ऐसी बातों को सच मानकर उन्हीं के तरह से व्यवहार करने वाले लोगों को जीवन में हर तरह का नुकसान उठाना पड़ता है कई स्तरों पर। बिल्कुल। और बात जब हम घर परिवार की करते हैं तो रिश्तेदारी या पास पड़ोस में लोगों के साथ बातचीत के दौरान कई बार ऐसा होता है कि कुछ गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं। मसलन किसी ने अच्छे संदर्भ में, किसी ने कुछ अच्छी बात सोच के आपके लिए कुछ बोला, लेकिन वहां मौजूद कोई तीसरा व्यक्ति है जो उसी बात को आपके सामने किसी अलग ही तरीके से आपको पेश कर देता है। तो ऐसे गलत जानकारियों से आपकी भावनाओं को चोट पहुंचती है और साथ ही अपनों से संबंध खराब हो जाते हैं, क्योंकि ना बोला किसी और तरीके से गया है, वो पेश आपके सामने किसी और तरीके से किया गया, तो आपने सोचा कि अरे ये तो मैं आपने उनको आपने बात नहीं करा आपस में, आप उनसे गुस्सा हो गए, तो ये चीज रिश्ते बिगड़ जाते हैं इससे। बिल्कुल। हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आधी जानकारी पूरा नुकसान। बात तो सही है, और उतावलेपन में ये होता है जब आप पूरी बात सुने बिना कोई निर्णय लेते हो तो उस कार्य में पूर्ण सफलता नहीं मिलती, अगर मिलती है तो आधी अधूरी मिलती है। बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि ज्ञानी और ज्ञानी व्यक्ति को आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन अर्ध ज्ञानी व्यक्ति को ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते हैं। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ऐसा ज्ञान किसी का काम का नहीं होता है, और जिसकी वजह से किसी भले इंसान का नुकसान होता है। अधूरा ज्ञान किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है, ये बहुत ही उन्होंने इसके लिए एक बहुत बड़ी सी स्टोरी लिख के भेजी है, और जिसके मतलब उनका यही कहने का तात्पर्य है कि आप अधूरे ज्ञान के चक्कर में बहुत परेशानियों में फंस जाते हैं। बिल्कुल। और कुछ लोग तो दूसरों की झूठी बुराई करने की आदत से मजबूर होते हैं, तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई मौजूद है तो उससे मतलब थोड़ी से सम्मानजनक दूरी बनाकर रखिए। ऐसे ही किसी की बात पर विश्वास मत कर लीजिए। ये तो रही मतलब घर परिवार, दोस्ती या रिश्तेदारी की बात, लेकिन अगर सेहत की बात करें तो जैसे कि अभी हमारे एक साथी ने लिखा था कि इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें आसानी से घरेलू उपायों और नुस्खों को बता करके लोग ज्यादातर बता देते हैं। तो वो और ये सच बात है, हम अपने घर में, अपने आस पड़ोस में भी देखते हैं, ये कर लो तो पता है ये अरे ये तो ऐसा हो जाएगा, ठीक हो जाता है। बात ये ना कि ये आजकल अगर किसी को स्किन की एलर्जी और उसको हल्दी है या कोई चीज ऐसी चीजें सूट नहीं करती उसकी स्किन को, या शहद है कई लोगों को नहीं सूट करता, और वो शहद आपने लगा लिया तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा परेशानी कर सकती है, वो फूल जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, कुछ परेशानी उसमें लाल लाल चकत्ते हो सकते, कुछ भी हो सकता है, तो एलर्जी की परेशानी हो सकती है इससे। तो आप ये चीज देखिए कि आपके लिए क्या चीज सही है, तब आप उसके डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना तो वैसे भी बिल्कुल कोई भी चीज ऐसी नहीं आपको लेनी चाहिए कुछ भी। और एक हमारे श्रोता हैं वो बोलते हैं कि आधी जानकारी पूरा नुकसान, आधी अधूरी जो बातें सीखी, मन में अज्ञान की रेखा खींची, चल पड़ा मैं अनजाने पथ पर, सोचा सब कुछ जान लिया इस पर, राह में ठोकर हर मोड़ पर मिली, अधूरे ज्ञान ने नई भूलें गढ़ी, सीखा मैंने ये अनमोल सबक, अधूरे ज्ञान से मत करना सफर, पूरी जानकारी है असली धन, वरना अज्ञान का बोझ बने जीवन भर का बंधन। बिल्कुल। एक साथी लिख रहे हैं कि मनुष्य को कोई भी विषय की जानकारी पूरी होनी चाहिए,
अंग्रेजी में कहावत है, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। विषय का यदि पर्याप्त ज्ञान है तो ही हम बात करें, नहीं तो हम मौन रखें, वो बेहतर है। नहीं तो आपकी पोल खुल जाएगी कि आपको कितना ज्ञान है। और जैसे कि हम आजकल बात कर रहे हैं, मतलब हमारे साथी भी लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो वो भी ये बता रहे हैं, ज्यादातर इंटरनेट और सोशल मीडिया की ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल कि इंटरनेट पर दी गई सारी जानकारियां हमेशा गलत होती हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन दिक्कत तब आती है जब लोग जानकारी की विश्वसनीयता की जांच किए बिना उसे सच मान लेते हैं। और ऐसी बातों पर बिना जाने समझे भरोसा करने की बजाय जरूरत है कि आप अपने डॉक्टर से उस जानकारी की विश्वसनीयता को जांच लीजिए, ये कम से कम आप कर लीजिए। बिल्कुल। और बात सिर्फ घरेलू नुस्खों की नहीं है। बिना डॉक्टर के कहे कोई दवा बस इसलिए ना ले लें क्योंकि आपके किसी जानने वाले ने वो बताई है कि भाई तुम्हें खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, अच्छा ये वाली दवाई ले लो जाके केमिस्ट के यहाँ से, तो वो सही हो जाएगा। वो दवाई कितनी मात्रा में आपको लेनी है, आपके शरीर में कितनी मात्रा में जानी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, वो आपको सूट करेगी नहीं करेगी, इसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। बिल्कुल, ये बात सही। और वैसे भी ना थोड़ा सलाह लेने और देने की आदत हमारे उसमें ज्यादा ही होती है। बिल्कुल। तो ये भी चीज है। फिलहाल आजकल की जो सबसे बड़ी समस्या है वो वायरल वीडियोस, जो कि आजकल इंटरनेट पर बहुत तेजी से भरमार में मिल जाते हैं और ज्यादातर फर्जी होते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज या वीडियो आता है तो बिना सोचे समझे उसे फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि अफवाह फैलाने के उद्देश्य से भी कई बार ऐसा होता है और जानबूझकर वायरल किया जाता है। और इससे क्या होता है कि कई बार कुछ गलत सूचनाएं लोगों तक तेजी से फैलती हैं और ऐसे में आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होने का भी बहुत डर होता है। और जब भी कोई जानकारी आपके पास आए तो बिना सोचे समझे उस सच को उसे सच ना मान लें। पहले उस जानकारी की विश्वसनीयता की जांच करें कि बात में कितनी सच्चाई है। और साथ ही किसी भी विषय की जानकारी या किसी भी घटना की जानकारी के लिए पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर ना रहें, क्योंकि इंटरनेट पर दी गई कुछ जानकारियों को सही समय पर अपडेट नहीं किया जाता है, इसलिए कई बार वो गलत साबित हो सकती हैं। बिल्कुल गलत साबित हो सकती हैं। और अब घड़ी का इशारा है कि हमारी बातें यहीं पर रोक दी जाएं। तो आज के सखी सहेली कार्यक्रम से स्वप्निल और आरती श्रीवास्तव को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।